सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमारा एटॉमिक रेडियस के अंदर एक टॉपिक छूटा हुआ था, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जैसा कि हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस के जो फैक्टर्स अफेक्टिंग थे उसके ऊपर ये देखा था कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो होता है या स्क्रीनिंग इफेक्ट का क्या रोल। तो इसमें देखिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, देखिए सपोज दिस इज योर न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के बाहर से कुछ सेल्स हैं, कुछ ऑर्बिट्स हैं और इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं एटॉमिक रेडियस के लिए, हमारे पास क्या होता है, दिस इज द न्यूक्लियस और इसके जो आउटर मोस्ट सेल पे इलेक्ट्रॉन है, तो यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोल देते हैं, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एट द सेम टाइम क्या होगा कि इनर सेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इनर सेल में भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, वो डिपेंड ये करेगा एटम टू एटम कि इनर सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या होगा स्टूडेंट, बहुत ध्यान से इस चीज को देखिएगा कि जो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। और हम जानते थे इससे पहले कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इनसाइड द न्यूक्लियस अगर चार्ज इंक्रीज होगा, तो उस केस में क्या होगा कि ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्ट होगा और उस वजह से रेडियस थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, डिपेंडिंग अपॉन द न्यूक्लियस चार्ज, अगर न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होगा तो उस वजह से ये इलेक्ट्रॉन भी इनसाइड द न्यूक्लियस अट्रैक्ट होगा, उस वजह से थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा रेडियस के अंदर, रेडियस थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। बट यहां पर क्या होता है, एटॉमिक रेडियस के अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज उतना डोमिनेंट रोल प्ले नहीं है करता है, बिकॉज जेड इफेक्टिव मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा इफेक्टिव डोमिनेंट रोल यहां पर प्ले ये मतलब करने वाला है। वो क्यों, बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये समझ लेते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। इसके लिए देखिएगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस अट्रैक्ट हो रहा होगा, तो एट द सेम टाइम ये वाले इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्ट हो रहे होंगे और ये भी न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्ट हो रहा है। तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन देखिए आपस में ये इसको रिपेल भी करेगा, क्या करेगा, इसको रिपेल भी। ठीक है, तो ओवरऑल होता क्या है कि जो इनसाइड द इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिट के अंदर, ये एक शील्ड की तरह, स्क्रीन की तरह भी काम ये करने लग जाते हैं। इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, इसको मतलब ढक रहे हैं, या इसके लिए एक स्क्रीन की तरह आ जाते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अराउंड द न्यूक्लियस देयर इज अ स्क्रीन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच रिपेल द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। सो दिस इफेक्ट इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट और यू कैन से शील्डिंग इफेक्ट। अब ओवरऑल हमको क्या समझना है, हमको यह समझना है कि ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, एट द सेम टाइम इस पर रिपल्शन भी लग रहा है। ठीक है, हालांकि देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसकी तरफ हो रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसकी तरफ हो रहा है, बट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्ट हो रहा था, जो उसके अंदर वाली सेल है, इस वाली सेल का इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल भी ये कर रहा है। तो हालांकि डोमिनेंट रोल तो अट्रैक्शन का ही होगा, बट इसकी वजह से थोड़ा सा रिपल्शन भी हो जाएगा और जिस वजह से जो ओवरऑल अट्रैक्शन है वो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब वो कितना रिपल्शन होगा, क्या होगा, वो समझते हैं। उसके लिए देखिए मैंने एक फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है, दैट इज Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। ये तो आपको ये मतलब पता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है Z और सिग्मा क्या होता है, दैट इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, या कई बार इसको शील्डिंग कांस्टेंट भी ये बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं से भी हमें ये शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा मिल जाए तो हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितना अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ को। ठीक है, सो द आर मेजर पॉइंट इज टू कैलकुलेट दिस सिग्मा। हालांकि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कई बार एग्जाम में पूछ लिया है ये, मतलब कई कॉम्पिटिशन्स में भी ये मतलब पूछा गया है कि हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा। ठीक है, तो ओवरऑल आपको ये समझ में आ गया कि न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। आपको पता है कि आउटसाइड का जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्ट हो रहा है, बट उसके अंदर की सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक शील्ड की तरह बन गए, स्क्रीन की तरह बन गए, जो उसको रिपेल भी कर रहे हैं। तो ओवरऑल तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा ही होगा, बट साथ में कुछ रिपल्शन भी होगा। मींस जेड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मींस न्यूक्लियर चार्ज माइनस दिस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट हमको कहीं से मिल जाए तो हम आसानी से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ ट्राई करते हैं हाउ टू कैलकुलेट दिस इफेक्टिव सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो उसके लिए मैंने कुछ रूल्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो पहला रूल्स को आप मतलब नोट कर लें अपनी कॉपी में कि फर्स्ट यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू रेडियस। वो मैं अभी आपको ये मतलब बताऊंगा कि अकॉर्डिंग टू रेडियस आपको मतलब कैसे इसको ही लिखना है। तो आप बाव को हम लोग यहाँ पे फॉलो मतलब कुछ एक्सटेंट में मतलब नहीं भी है ये करेंगे। सेकंड वन इज कंसिडर ओनली इनर इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, दूसरा भी नोट करें। तीसरा पॉइंट, कंसिडर वन इलेक्ट्रॉन एज अ रेफरेंस ऑन विच रिपल्सन हैज टू बी कंसिडर। ठीक है, केवल हम लोग इनर इलेक्ट्रॉन को लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन को रेफरेंस इलेक्ट्रोड मतलब मान लेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में अपने को ये रिपल्शन कैलकुलेट मतलब करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है देखिएगा। फॉर एग्जांपल एक डायग्राम और यहां पर ये ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है, ये अपने पास न्यूक्लियस है, इसके बाहर से कुछ सेल्स है। ठीक है, इसके बाहर से कुछ सेल्स है। ठीक है, ध्यान से ये देखिएगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट और सेल एन पे प्रेजेंट है। इसके अंदर वाला सेल क्या होगा, n-1। इसके अंदर क्या होगा, n-2। और भी हो सकते हैं, बट मैं इतना ही बना रहा हूं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में प्रेजेंट है, ये nth सेल में ये प्रेजेंट है और वो s में है, ये s और p के लिए मैं सिर्फ किसकी बात ये कर रहा हूं, s और p की बात कर रहा हूं। अगर n में होगा तो उसके लिए वैल्यू आपने मतलब याद करनी 0.35। कितनी, 0.35। अभी क्या होगा अभी बताऊंगा। n-1 में इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके लिए 0.85। ठीक है, और n-2 में होगा या n-3 में होगा, n-4 में होगा, उन सब के लिए 1 लेना है। तो ये सारी की सारी वैल्यू किसके लिए होंगे, s एंड p इलेक्ट्रॉन के लिए। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी मतलब कर दूंगा ये चीज मतलब कैसे होगी, बट अभी आप इस वैल्यू को मतलब ये मतलब याद करेंगे। अब देखिए ये nth सेल है, ये n-1 है, ये n-2 है। ठीक है, तो यहां पर अगर d और f में इलेक्ट्रॉन होगा, मान लीजिए आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा और लास्ट आपका nth सेल जो d में आ रहा है, तो d और f के लिए क्या करना है आपने, n वाले ऑर्बिट के लिए ये n है तो इसके लिए वैल्यू होगा 0.35 और n-1 n-2 सब के लिए बाकी के लिए आपका क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अभी आपको ये वैल्यू समझ में नहीं आ रही होंगी, अभी मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के मतलब समझा दूंगा। ये होगा d एंड f के लिए। ठीक है, d एंड f के लिए इलेक्ट्रॉन अगर n में है तो उसके लिए वैल्यू 0.35, n-1 में है तो 1, n-2 n-3 n-4 किसी में भी है तो उसके लिए 1 हो जाएगी सबके लिए। ठीक है, तो आइए कुछ ट्राई करते हैं। मैं आपको छोटा सा इसको टेबल फॉर्म में भी ये लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा इसको याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो यहां पर एक टेबल ये बना लीजिए, इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, ऑर्बिटल या ऑर्बिटल, यहां पर n का वैल्यू, यहां पर n-1, यहां पर लिख देते हैं n-2। ठीक है, तो आपको याद रहेगा अगर s एंड p में है, s एंड p में है तो n का वैल्यू कितना होता है 0.35, n-1 में है तो 0.85। ठीक है, और n-2 n-3 सब में 1। d एंड f में है इलेक्ट्रॉन तो n अगर n सेल में है तो उसके लिए 0.35, बाकी सब में 1। ठीक है, इस टेबल से आपको आसानी होगी। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हुआ कि किस तरीके से आपने इसको मतलब वैल्यूज को कैलकुलेट भी करना है। तो अब देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है लिथियम के लिए। किसके लिए निकालना है, लिथियम के लिए। एटॉमिक नंबर ये बोलिए 3 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 3। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू रेडियस। देखिए जैसे लिथियम 1s2, उसके बाद 2s1, 1s2 2s1। देखिए रेडियस का मतलब क्या हुआ, पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा, मतलब सेल वाइज भी लिख देना आपने 1s 2s। ठीक है, ये लिख दिया। अब आप देखिए यहां पर n क्या होगा, आउटर मोस्ट 2 है, देखिए यहां पर n क्या है, 2 है। ठीक है, ये क्या है, ये n हो गया 2 और ये क्या हो गया आपका n-1, ये क्या हो गया n-1। ठीक है, अब देखिएगा अपने को वैल्यू निकालनी है। देखिए उसके बाद हमने बोला था कि कंसिडर, अगर इसके बाद वाले भी अपने को s का निकालना है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट किसके लिए हम लोग सिग्मा किसके लिए ये निकाल रहे हैं, s इलेक्ट्रॉन के लिए मतलब आउटर मोस्ट के लिए, तो उस केस में ये n हो जाएगा। अब हम ये बोलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को रेफरेंस लीजिए, तो यहां पर तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसका कंट्रीब्यूशन 0, मींस इस पर क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को तो अपने को रेफरेंस ही लेना है तो n वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस अब देखिए n-1 के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1s2, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो उस केस में क्या होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन है इंटू s में है। देखिए s और p के लिए n-1 पे कंट्रीब्यूशन कितना आया, दैट इज 0.85। कितना आया, 0.85, 2 इंटू 0.85, तो उसको अगर आप सॉल्व भी कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1.70, कितना आएगा 1.70। ठीक है, तो लिथियम के लिए जो सिग्मा अपने पास निकल के आया दैट इज 1.70। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है इसका, जेड इफेक्टिव मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो अपने को फॉर्मूला पता है जेड माइनस सिग्मा। अब देखिए लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है लिथियम का, Z 3 माइनस 1.70,
सो इट विल कम्स आउट टू बी 1.3। तो जेड इफेक्टिव लिथियम के लिए कितना आ गया 1.3। ठीक है, चलिए एक आधा एग्जांपल और लेते हैं जिससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल और, चलिए अगला निकालते हैं, दैट इज फॉर बोरॉन। किसके लिए? बोरॉन के लिए निकालते हैं। ठीक है, आपको पता है, देखिए बोरॉन का अगर हम लोग निकालना चाहें, बोरॉन एटॉमिक नंबर इज 5। तो सबसे पहला काम क्या करना है अपने को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना है। कैसे लिख देना है? 1s2 फिर 2s2 2p1। देखिए रेडियस वाइज 1s को एक साथ लिखा, 2 को एक साथ लिखा। ठीक है, इस केस में आपको समझ आ गया कि इसका n क्या है, 2 वाला ये n है, ये n-1 है। कि 2 ये पूरा एक सेल हो गया, ये 1 ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, तो ये आउटर मोस्ट वाला n बोलते। ठीक है, तो अगर मैं इसका सिग्मा निकालना चाहूं तो देखिए क्या आएगा, 2p के लिए मैं निकालूंगा। ठीक है, अब ये पूरे सेल के अंदर ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन को अपने को क्या मानना है, रेफरेंस मानना है। तो ओवरऑल n के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ये बचे हुए हैं, 2 और 1 3 थे ना, तो एक को रेफरेंस ये मानना है। तो कितने इलेक्ट्रॉन n पे बचे, 2 बचे, इनटू अब इलेक्ट्रॉन s n p में है, तो n के लिए देखिएगा, इलेक्ट्रॉन अगर s n p में है तो n के लिए कंट्रीब्यूशन 0.35। तो इलेक्ट्रॉन अपने पास हालांकि 2 और 1 3 थे, बट अपने को एक इलेक्ट्रॉन को रेफरेंस मानना होता है, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में अपने को रिपल्शन निकालनी होती है। तो 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन थे, बट एक को रेफरेंस माना, तो उस केस में 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास n पे बचे। कंट्रीब्यूशन एस एन पी के लिए कितना होता है, 0.35 प्लस देखिएगा, अब ये वाला जो बचा दैट इज ये n है, तो ये वाला n-1, इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। तो 2 इंटू और n-1 के लिए कंट्रीब्यूशन देखिएगा 0.85। ठीक है, ओवरऑल इसको कर लेंगे सॉल्व, तो कर सकते हैं आप लोग। ये हो जाएगा 35 2.7 प्लस ये हो जाएगा आपका 1.70, सो इट विल अप्रोक्स कम्स आउट टू बी 2.4। तो इसके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना आ गया बोरॉन के लिए, 2.4। तो जेड इफेक्टिव निकाल दीजिए इसके लिए, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू 5 माइनस 2.4, इट इज कम्स आउट टू बी 2.6 अप्रोक्स। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर लिथियम इज 2.6। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर अपने को क्या करना है, डी और एफ वाले को भी देखना है ध्यान से। ठीक है, जैसे इस तरीके से आपसे किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में मतलब पूछ सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन एक दे रहा हूं और इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस आप अपनी अच्छी रिफ्रेशर से ले लेंगे, या कुछ कंपटीशन की बुक्स अगर किसी के पास होंगी तो उसमें काफी क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड भी मिल जाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कैलकुलेट, नोट करिए क्वेश्चन, कैलकुलेट सिग्मा फॉर 3d इलेक्ट्रॉन इन जिंक। कैलकुलेट सिग्मा फॉर 3d इलेक्ट्रॉन इन जिंक। ठीक है, अब देखिए जिंक एटॉमिक नंबर तो सभी को ये पता होता है 30। तो सबसे पहला काम क्या करना अपने को, रेडियस वाइज एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लेना है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, देखिए 1s2, देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, 2s2 2p6, देखिए 1 2 वालों को एक साथ ये लिख दीजिए, फिर 3 वालों को एक साथ 3s2 3p6 3d10, हालांकि 4s आना चाहिए, बट मुझे कैसे करना है, रेडियस वाइज करना है। मैंने यही कहा था आपसे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 होता है, बट अपने को 3 वालों को एक साथ ये कर लेना है रेडियस वाइज, फिर क्या आ जाएगा 4s2। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर 3d इलेक्ट्रॉन इन जिंक। अपने को इसका निकालना है 3d, तो अपने पास हालांकि अब तो इसके बाद इनर इलेक्ट्रॉन को लेना अपने को, तो 4s को तो छोड़ देंगे, 4s से अपने को कोई मतलब ही नहीं, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को लेंगे। ठीक है, तो अब हमने 3d इलेक्ट्रॉन इन जिंक, इसके लिए सिग्मा को निकालना है। तो अपने को पता है ये वाला क्या हो गया, n हो गया, इसके बाहर वाला 2 वाला क्या हो गया, n-1, और ये क्या हो गया n-2, ये n-2 n-1 और ये क्या हो गया n। तो सीधे सीधे अपने को निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन को रेफरेंस ही मान लीजिए, इस इलेक्ट्रॉन को मैं क्या मान लूंगा, रेफरेंस। 3d के अंदर 10 है, तो ओवरऑल अब कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। तो n के अंदर अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 6 और 2 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए 17 इलेक्ट्रॉन। हालांकि 18 थे, बट एक को अपने को क्या मानना है, रेफरेंस, जिसके रेफरेंस में अपने को रिपल्शन भी मतलब निकालना है, मतलब सिग्मा को कैलकुलेट भी ये करना है। सो 17 इलेक्ट्रॉन अपने पास n में बचे, n-2 पे कितने बचे, 8 बचे, 8 इलेक्ट्रॉन, और n-1 पे 8 और n-2 पे कितने बचे, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब आपको पता है टेबल आपको मतलब याद करना पड़ेगा। देखिएगा अब 17 इलेक्ट्रॉन है ना, तो देखो सिग्मा निकालने के लिए मैं क्या करूं, 17 इंटू, अब देखिए ये पे ये तो डी में है, इसके लिए कितना होता है, देखिए 0.35, 17 इंटू 0.35 प्लस क्या करना है, देखिए n-1 पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 8,
तो n-1 पे अब DNF में आ गए, क्योंकि DNF में इलेक्ट्रॉन है, तो n-1 पे कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1, तो यहाँ पर कितना है 8 इंटू 1 प्लस यहाँ जाइए 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन 1 ही होगा, तो 2 इंटू 1। तो इस तरीके से आप क्या निकाल लेंगे, सिग्मा निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर जैसे आपका सिग्मा आ जाएगा तो जेड इफेक्टिव कैसे निकाल लेंगे, जेड माइनस सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू आएगा उसको यहाँ पर पुट करके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी मतलब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आपने क्या करना है, तो इस तरीके से जो आप कैलकुलेट कर रहे हो सिग्मा, इसको एक साइंटिस्ट ने किया था स्लेटर्स, उन साइंटिस्ट का नाम क्या था, स्लेटर्स रूल। इसको क्या बोलते हैं, स्लेटर्स रूल, स्लेटर्स रूल। तो कई बार एक आधा नंबर में आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, बट मोर ओवर आपको क्या समझना है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, तो वो चीज आपको यहां से समझ में आ गई है कि व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विद द हेल्प ऑफ दिस स्लेटर्स रूल। ठीक है ना, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो अब यहां पर हम क्या समझ जाएंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डोमिनेंट रोल में प्ले कर रहा है एटॉमिक रेडियस के लिए। हालांकि न्यूक्लियस पर अगर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर पर चार्ज ये बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उसकी तरफ को अट्रैक्ट होगा। और ये चीज हम लोग कहां देखते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, कहां से मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो भाई न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो उस वजह से क्या होगा, एटॉमिक रेडियस छोटा होते जाता है। ठीक है, और ये स्लेटर्स ने भी मतलब क्या किया, इसको मतलब कैलकुलेट किया, बट स्लेटर्स ने ये देखा कि व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, किसी भी ग्रुप में चलते हैं टॉप टू बॉटम, तो इस जो एटॉमिक रेडियस है वो कांस्टेंट होता है, बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। ठीक है, टॉप टू बॉटम आने पर ग्रुप में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता है तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। तो ये दीज आर सम अप्रोक्सीमेटेड कैलकुलेशंस, तो इसलिए ये रूल फिर बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ। बट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूल टू कैलकुलेट दिस स्क्रीनिंग कांस्टेंट, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग कांस्टेंट एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट इट। तो इसको अच्छे से करिए नोट, और अच्छी बुक से इसके कुछ क्वेश्चंस लगाने की कोशिश भी है, ये मतलब कुछ मतलब ट्राई करिए, कुछ न्यूमेरिकल्स अगर आपको मतलब मिलते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम अदर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। सो टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।